नमस्कार। आज के सत्र में आपका स्वागत है। हमारे सामने हैं 10 सितंबर 2025 की कुछ सुर्खियां, देश की भी विदेश की भी। और आज हमारा इरादा सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके पीछे क्या हैं, क्या कनेक्शंस हैं, वो समझना है, जो शायद पहली नज़र में न दिखें। और हाँ, आज पिटारे में काफ़ी कुछ दिलचस्प है, जैसे सोशल मीडिया पर एक लाइक का कानूनी मतलब, और उधर दुनिया भर में सरकारें बदल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको खोलना। तो पहली खबर भारत से। बिहार में देखिए एक बड़ी शिक्षा से जुड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी वो अपनी चौथी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 उसकी घोषणा करने वाला है। अच्छा। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि करीब करीब 27,910 पद होंगे। बाप रे, काफी बड़ी संख्या है ये तो। है ना। और परीक्षा की तारीख भी लगभग तय है, 16 से 19 दिसंबर 2025। तो जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो ये वाकई एक बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल। और ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है ना? इतनी बड़ी भर्ती, मतलब बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। हाँ, सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये प्रक्रिया पिछली बार से बेहतर होगी? देखिए, इतने बड़े स्केल पर गुणवत्ता, पारदर्शिता, ये सब बनाए रखना एक चुनौती तो रहती ही है। हाँ, वो तो है। और इसका सीधा असर तो लाखों बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। सही बात है। प्रक्रिया एकदम ठीक ठाक चले, ये जरूरी है। अच्छा, अब जरा धरती से ऊपर देखते हैं। आसमान में आज एक क्षुद्र ग्रह, हाँ एस्ट्रॉइड, करीब 100 फीट चौड़ा है। नाम है 2025 QV9। वो पृथ्वी के पास से गुजर रहा है। ओह, लेकिन नासा कह रहा है घबराने की बात नहीं, कोई खतरा नहीं है। पर ये पास से गुजरने वाली बात जो है ना, थोड़ी सी मतलब रोमांचक तो लगती है। दिलचस्प है ना ये कि कैसे ये खगोलीय घटनाएं अब आम लोगों में भी इतनी चर्चा में आ जाती हैं। हाँ, दिखाता है कि विज्ञान में रुचि बढ़ रही है लोगों की। हाँ, ये तो है। और साथ में नासा जैसी एजेंसियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि भाई सही जानकारी दें, टाइम पर दें, ताकि कोई अफवाह ना फैले। राइट। वैसे ये जो पास होता है ना खगोल विज्ञान में, वो लाखों किलोमीटर हो सकता है, जो हमारे वाले पास से बहुत अलग है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका भी अंदाजा लगता है। हाँ, ये दूरी का पैमाना तो सोचने लायक है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जिसका ताल्लुक शायद हम सब से है, हमारे डिजिटल जीवन से। दिल्ली की एक अदालत, उसने फैसला सुनाया है कि किसी मानहानिकारक ट्वीट को सिर्फ लाइक करना भी मतलब एक तरह से उस कंटेंट का पुनर्प्रकाशन माना जा सकता है। क्या सिर्फ लाइक करना? हाँ, और एक पत्रकार पर इसी केस में 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। ये तो मतलब बड़ी बात है, एक क्लिक के इतने गंभीर नतीजे। बिल्कुल, ये फैसला कानूनी नजरिए से बहुत अहम है, बहुत ज्यादा। देखिए, पहले मानहानि में पुनर्प्रकाशन का मतलब होता था कि आप सक्रिय रूप से उस बात को दोहरा रहे हैं या छाप रहे हैं। लेकिन अब अदालत कह रही है कि लाइक जैसा काम, जो हम अक्सर बिना सोचे ही कर देते हैं, हाँ बिल्कुल, वो भी आपको कानूनी पचड़े में डाल सकता है। ये दिखाता है कि कानून जो है वो डिजिटल दुनिया की बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कहाँ सहमति खत्म होती है और समर्थन शुरू होता है, ये लाइन थोड़ी धुंधली हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन स्पेस में हमारी हर छोटी हरकत, हर क्लिक, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये बहस तो अब चलेगी कि अभिव्यक्ति की आजादी और मानहानि में संतुलन कैसे बनेगा, खासकर सोशल मीडिया पर। निश्चित रूप से ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या लाइक हमेशा समर्थन ही होता है, या कभी-कभी हम सिर्फ मतलब बुकमार्क करने के लिए या बहस देख रहे हैं इसलिए भी तो लाइक करते हैं। हाँ, ये भी है। तो इस फैसले का असर दूर तक जाएगा। लोग ऑनलाइन कैसे बात करते हैं, शायद उस पर भी। क्या लोग ज्यादा सावधान हो जाएंगे, या फिर ऑनलाइन बातचीत थोड़ी कम हो जाएगी, ये देखना होगा। इसी डिजिटल दुनिया से जुड़ी एक और खबर है, पर ये थोड़ी सकारात्मक है। भारत ने अपना जो कामयाब पेमेंट सिस्टम है UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जी, उसको यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU उसके ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि इससे जो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर है ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है रणनीतिक रूप से। UPI तो भारत की डिजिटल ताकत का बड़ा सबूत है ना? और इसे UPU से जोड़ना, सोचिए, UPU के नेटवर्क में तो दुनिया के लगभग हर देश के पोस्ट ऑफिस आते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है भारत के पेमेंट सिस्टम का ग्लोबल विस्तार। सोचिए, किसी दूर गांव में बैठा कारीगर वो सीधे विदेशी ग्राहक से पेमेंट ले सकेगा। अच्छा, या विदेश में जो लोग काम कर रहे हैं वो आसानी से घर पैसे भेज सकेंगे, और शायद काफी सस्ते में भी। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर, डिजिटल डिप्लोमेसी, उसका भी विस्तार है।
मतलब ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कदम है, जिसके आर्थिक फायदे भी होंगे और सामाजिक भी। देखना होगा ये कितनी जल्दी और कितने असरदार तरीके से लागू होता है। ठीक है, अब चलते हैं जरा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। फ्रांस से खबर है, वहां प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने संसद में विश्वास मत खो दिया और इस्तीफा दे दिया है। ओह, फिर से? हाँ, और चिंता की बात यह है कि पिछले 1 साल में ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता तो साफ दिख रही है वहां। हाँ, और ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री का जाना नहीं है, ये फ्रांस की राजनीति में जो अंदर ही अंदर चल रहा है ना, उसका संकेत है। सरकारें इतनी जल्दी जल्दी बदलें तो नीतियों में ठहराव कैसे आएगा? सही बात है। इसका असर फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर, सामाजिक सुधारों पर और हाँ, यूरोपीय संघ में फ्रांस की भूमिका पर भी पड़ सकता है। जब फ्रांस जैसा बड़ा देश पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होता तो पूरे यूरोप पर असर दिखता है। सवाल ये है कि इस अस्थिरता का कारण क्या है? क्या लीडरशिप का संकट है या जनता और नेताओं के बीच दूरी बढ़ रही है? ये वाकई बड़ा सवाल है। अच्छा, अब मध्य पूर्व की तरफ देखें। इजराइल ने ऐसी खबरें हैं कि कतर की राजधानी दोहा में हमास के कुछ नेताओं को निशाना बनाया है। दोहा में? हाँ, जाहिर है इससे तनाव बढ़ा है। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, शांति और संयम की अपील की है। हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो खबरों में है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। देखिए, इस तरह की घटनाएं ना स्थिति को और उलझा देती हैं। किसी दूसरे देश में जाकर किसी समूह के नेताओं को निशाना बनाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। संप्रभुता का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सवाल है और फिर बदले की कार्रवाई का डर। हाँ, वो तो है ही। और इसके तार कितनी दूर तक फैले हैं। बिल्कुल, इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ता है। अच्छा, अब पड़ोसी देश नेपाल की बात करते हैं। वहां भी राजनीतिक उठापटक हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्हें पद छोड़ना पड़ा है। अच्छा, और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिश का विवाद था और दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था। नेपाल का यह मामला फिर दिखाता है कि आज के दौर में सूचना पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल है और कितना जोखिम भरा भी। सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कोशिश अक्सर उल्टी पड़ जाती है, जन आक्रोश और भड़क जाता है। और ये मामला भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से भी जुड़ा है। मतलब जनता अब पारदर्शिता, जवाबदेही, इन सब की मांग को लेकर ज्यादा आवाज उठा रही है। ये एक तरह से डिजिटल एक्टिविज्म और जमीनी आंदोलन का मेल है, जो सरकारों के लिए नई चुनौती है। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली वाले लाइक वाले फैसले से भी जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल सही जुड़ा आपने। दोनों भी मामले ऑनलाइन दुनिया और उसके असली दुनिया के नतीजों गिर्द गिर्द है। एक तरफ अदालतें डिजिटल स्पेस को रेगुलेट कर रही हैं, दूसरी तरफ सरकारें कंट्रोल करना चाह रही हैं और जनता उसी स्पेस का इस्तेमाल अपनी आवाज उठाने के लिए कर रही है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया अब हमारी राजनीति, समाज, कानून सबसे कितनी गहराई से जुड़ गई है। अब चलते हैं ब्रिटेन। वहां बोरिस फाइल्स नाम से कुछ दस्तावेज लीक हुए हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर लॉबिंग करने और सरकारी पैसे के कथित दुरुपयोग के आरोप हैं। यहां भी हम बस जानकारी दे रहे हैं, निष्पक्षता से। गलत इस्तेमाल या उसके शक के मामले आते रहते हैं। यहाँ दिलचस्प ये है कि अक्सर ऐसी बातें लीक हुए दस्तावेजों से या खोजी पत्रकारिता से सामने आती हैं। हाँ, सही कहा। ये मीडिया और विसल ब्लोअर्स की भूमिका को भी दिखाता है। हालांकि ये भी सच है कि ऐसे लीक के पीछे राजनीतिक इरादे भी हो सकते हैं। अंत में तो जांच से ही सच पता चलेगा, लेकिन ये बहस जरूर शुरू कर देता है कि सत्ता में बैठे लोगों पर निगरानी कितनी जरूरी है। और आखिर में रूस और यूरोप के बीच तनाव वो बढ़ता दिख रहा है। यूक्रेन में कथित रूसी ड्रोन हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है और इसके बाद पोलैंड ने तनाव को देखते हुए बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद करने का फैसला किया है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं रहा, इसका असर पड़ोसी देशों पर सीधे पड़ रहा है। पोलैंड का बेलारूस के साथ बॉर्डर बंद करना, बेलारूस जो रूस का सहयोगी माना जाता है, ये बड़ा कदम है। हाँ, बहुत बड़ा। ये सिर्फ सुरक्षा की चिंता नहीं दिखाता, इसके एक गंभीर आर्थिक और मानवीय परिणाम भी हो सकते हैं। ये संघर्ष के फैलते दायरे और यूरोप में बढ़ती असुरक्षा उसका प्रतीक है। कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक तनाव बन जाता है। तो आज हमने काफी अलग अलग कोनों से आई खबरों को जोड़ने की कोशिश की। बिहार में नौकरियों की उम्मीद, अंतरिक्ष में घूमता पत्थर, दिल्ली में 1 लाइक का कानूनी मतलब, यूपीआई का दुनिया में फैलना, फिर फ्रांस, नेपाल, ब्रिटेन में राजनीतिक बदलाव, मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप में बढ़ता तनाव। इन सब बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर दिखती है? एक बात तो साफ है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है
और सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम्म। डिजिटल तकनीक एक तरफ मौके बना रही हैं, जैसे यूपीआई, यूपीयू, तो दूसरी तरफ नई चुनौतियां और कानूनी सवाल भी ला रही हैं, जैसे दिल्ली कोर्ट का फैसला या नेपाल वाला मामला। हाँ। राजनीतिक अस्थिरता किसी एक जगह नहीं है। फ्रांस से नेपाल तक उदाहरण देखें। और संघर्ष, चाहे मध्य पूर्व हो या पूर्वी यूरोप, उसका असर सब पर पड़ रहा है। कूटनीतिक, आर्थिक, मानवीय, हर स्तर पर। ये सब मिलकर एक थोड़ी जटिल और कहीं-कहीं अनिश्चित भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। हमने दिल्ली कोर्ट के लाइक वाले फैसले की बात की और नेपाल में सोशल मीडिया विवाद पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी। इन दोनों को मिलाकर देखें तो क्या हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमारी ऑनलाइन दुनिया की हर हरकत, उसका वजन, उसकी जिम्मेदारी असली दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है? सोचने वाली बात है। और ये जो रेखा है ऑनलाइन एक्शन और रियल वर्ल्ड परिणाम के बीच, ये दुनिया भर में कैसे तय हो रही है या कैसे तय होगी, ये सिर्फ आज की खबर नहीं है। ये शायद आने वाले कल का एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही।